नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है नेतृत्व के प्रकार। इस एपिसोड में चमत्कारिक, व्यवहारिक, स्वाभाविक, आनुवांशिक आदि नेतृत्व की विशेषताओं से परिचित होंगे और साथ ही साथ नेतृत्व के महत्व एवं उनके गुणों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूँ आपके साथ सुमेधा। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो कुछ इस प्रकार है। नेतृत्व की सामान्य अवधारणा की विवेचना करना, नेतृत्व की विशेषताओं और महत्व का विश्लेषण करना, नेतृत्व के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का लेखा जोखा लेना, नेतृत्व के आविर्भाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, नेतृत्व के प्रकार का विस्तार से विश्लेषण करना। कहा जाता है कि लीडर पैदा नहीं होते बल्कि तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है, लीडर बनाए नहीं जा सकते। ये कुछ विरोधाभासी सी बातें हैं। फिर सवाल ये उठता है कि सच्चाई क्या है? क्या नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है या उन गुरुओं की अथक मेहनत होती है जो दिन रात मेहनत करते हैं किसी की लीडरशिप स्किल को विकसित करने के लिए? दरअसल हमें दोनों तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। जहां सफल व्यवसायी का पुत्र या पुत्री भी सफल व्यवसायी बने हैं, वहीं कुछ असफल भी हुए हैं। राजनीति, खेल, सिनेमा जगत, कला से लेकर कई क्षेत्रों में ऐसी सफलता और असफलता की मिसालें देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोग अवश्य ही भिन्न प्रकार की सोच और दार्शनिक दृष्टि के साथ पैदा होते हैं। इस तरह के उदाहरण हमको ये मानने को मजबूर करते हैं कि लीडरशिप की योग्यता जन्मजात भी होती है। इसके साथ ही इस भावना को भी बल देते हैं कि लीडर बनाना असंभव होता है। फिर भी इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि लीडर्स भी बनाए जा सकते हैं। आप महज अपने वंशानुगत गुणों को अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जिम्मेदार नहीं बना सकते। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर जन्मजात लीडरशिप की योग्यता नहीं है, तो आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के शोधों से ये साबित हुआ है कि उचित मार्गदर्शन, शिक्षा, वातावरण और पारिवारिक माहौल भी आपके व्यक्तित्व संरचना के विकास में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि उसके आनुवांशिक या वंशानुगत गुण। ये भी याद रखना जरूरी है कि लीडरशिप क्षमता का मतलब सिर्फ अत्याधिक मुखर व्यक्तित्व और अधिक बोलचाल ही नहीं है, बल्कि आपके अंदर का ज्ञान और व्यवहार कुशलता का लीडरशिप स्किल में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन खास तौर पर तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों द्वारा अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करना भी आपको लीडर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आपके व्यक्तित्व एवं पारिवारिक इतिहास के साथ प्रशिक्षण और माहौल का भी आपके लीडरशिप स्किल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पेट्रा विल्टन के मुताबिक लीडरशिप साइकिल चलाने जैसा है। जैसे सभी लोग साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन सभी ओलंपिक में मेडल नहीं जीत सकते। आपके लिए उचित वातावरण, शिक्षण, यथोचित प्रायोगिक शिक्षण पद्धति एवं सुशिक्षित अध्यापकों के निर्देशन में अपने ज्ञान की वृद्धि के साथ व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। यही अनुभव और लगन आपको व्यापार जगत की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। नेतृत्व की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नेतृत्व वो विशेष व्यवहार है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव तथा आग्रह का सम्मिश्रण होता है। नेतृत्व के लिए दो पक्ष, नेता और अनुयायी का होना अनिवार्य है। नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। नेतृत्व संबंधित प्रभाव दबाव युक्त नहीं होता। इसे साधारण तथा स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किया जाता है। दबाव केवल नेता के नैतिक प्रभाव का होता है। नेतृत्व अनियोजित न होकर विचारपूर्वक अनुयायियों के व्यवहारों को निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि नेतृत्व के द्वारा व्यवहारों में किया जाने वाला परिवर्तन उत्तेजना से प्रभावित होता है। नेतृत्व की एक विशेष परिस्थिति यानी क्षेत्र होता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से नेतृत्व से प्रभावित हो सकता है।
प्रत्येक समूह के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या औद्योगिक। कोई भी समूह बिना नेतृत्व के अस्तित्वहीन होता है। औद्योगिक क्षेत्र में मालिक या कर्मचारी ही नेता का चयन करते हैं। होना ये चाहिए कि मालिक और कर्मचारी दोनों मिलकर नेता का चुनाव करें। इस प्रकार की आदर्श चयन प्रणाली के द्वारा मालिक और कर्मचारी के बीच छोटे छोटे झगड़ों को रोका जा सकता है। इससे समस्याओं का समाधान भी जल्दी हो सकता है। मालिकों तथा प्रबंधकों द्वारा चुना व्यक्ति अर्धक स्वामी भक्ति रखता है और कर्मचारियों के हितों को उपेक्षित कर सकता है। इसके विपरीत कर्मचारियों द्वारा चुना व्यक्ति कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार नीति संघर्ष बढ़ने लगता है। इसीलिए प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि मालिक और कर्मचारी दोनों मिलकर योग्य, अनुभवी और व्यवहार कुशल व्यक्ति को नेता चुने। नेतृत्व को 3 स्तर पर 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है उच्चतम स्तर का प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट, दूसरा है मध्यम स्तर का प्रबंध यानी मिडिल मैनेजमेंट और तीसरा है सम्मुख व्यक्ति का प्रबंध यानी फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। प्रथम स्तर के प्रबंध में उच्च श्रेणी के बिग बॉस, मध्यम स्तर में केवल बॉस तथा तीसरी श्रेणी में फोरमैन या सुपरवाइजर आते हैं। ये तीनों प्रकार के नेता भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। इनके उत्तरदायित्व और कर्तव्य भी भिन्न होते हैं। नेता को अपने पद पर बने रहने के लिए आवश्यक होता है कि वो अपने समूह के प्रत्येक पक्ष पर संबंध बनाए रखने में समर्थ हो। अभिजातीय विचारकों यानी एरिस्टोक्रेटिक थिंकर्स का मानना है कि नेतृत्व किसी भी व्यक्ति के खून यानी ब्लू ब्लड में या जीन्स पर निर्भर करता है। राजशाही मोनार्की जिसे कहते हैं, इसी विचार का एक अतिवादी दृष्टिकोण लेता है और अभिजात वर्गीय दृष्टिकोण को नामंजूर करते हुए दिव्य मंजूरी यानी डिवाइन सैंक्शन के सिद्धांत को लागू करते हुए राजा के दिव्य अधिकारों यानी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स की वकालत करता है। इसके विपरीत लोकतंत्र की ओर झुके विचारक योग्य नेता यानी कि मेरिटोक्रेटिक लीडर जैसे नेपोलियन मार्शल, जिन्हें अपनी प्रतिभा के बल पर अपने कार्यकाल में नेतृत्व का अवसर मिलता है। निरंकुश, ऑटोक्रेटिक और पितृपरक यानी पैटर्नलिस्टिक विचार में परंपरा का पालन करने वाले रोमन पैटर फेमिलियंस के नेतृत्व की भूमिका का उदाहरण देते हैं। दूसरी ओर यदि हम नारीवादी सोच यानी फेमिनिस्ट थिंकिंग की बात करें तो वो पितृसत्तात्मक को चुनौती देते हुए मातृसत्तात्मकता की प्रधानता की बात करते हैं। यदि हम कन्फ्यूशनिज्म की तुलना रोमन परंपरा से करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक आदर्श जीवन यानी राइट लिविंग के सिद्धांत पर आधारित है, जो एक विद्वान नेता अथवा एक आदर्श पुरुष के उदार नियमों के साथ संबंध जोड़ते हुए पुत्र योग की परंपरा यानी ट्रेडिशन ऑफ फिलियल पीटी पर बल देता है। 19वीं सदी में अराजकतावादी विचार ने नेतृत्व की पूरी अवधारणा पर सवाल किया था। एलिटिज्म यानी संभ्रांतवादी प्रतिक्रिया के इनकार के फलस्वरूप लेनिनिज्म का जन्म हुआ। वह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट का लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक अनुशासित विशिष्ट समूह को एक अग्रसेना के रूप में सामाजिक आंदोलन चलाने की मांग की। नेतृत्व के अन्य ऐतिहासिक विचारों पर नजर डालने से पता चलता है कि धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक नेताओं के बीच स्पष्ट विभेद है। नेतृत्व पर क्रिश्चियन सोच ने अक्सर ईश्वर प्रदत्त संसाधनों, मानव और सामग्री के दैवीय प्रबंधन पर जोर दिया है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर। अध्ययनों से पता चलता है कि समान परिस्थिति होने पर कुछ विशेषशील गुणों या विशेषताओं वाले सदस्य को नेता के रूप में उभरने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि इनमें कुछ विशिष्टशील गुण पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य शील गुणों या विशेषताओं का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। शारीरिक आकार, लंबाई, वजन, आकर्षण आदि का प्रभाव नेतृत्व के आविर्भाव पर पड़ता है। अन्य बातें समान रहने पर अच्छे और आकर्षक शारीरिक शील गुण वाले व्यक्ति के नेता के रूप में उभरने की संभावना अधिक होती है। यहाँ शारीरिक शील गुण, व्यक्ति शील गुण अधिक प्रधान होते हैं।
लेकिन वाद विवाद टीम, जिसे डिबेट टीम भी कहते हैं, धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह आदि के नेता के लिए ऐसे शील गुणों का होना संगत नहीं है। गांधी, नेपोलियन और हिटलर अपने अधिकांश अनुयायियों यानी फॉलोअर्स की तुलना में शारीरिक स्तर पर अधिक मजबूत, लंबे या भारी नहीं थे। अध्ययनों से पता चलता है कि नेता में कई प्रकार के व्यक्तित्वशील गुण पाए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। बुद्धि। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश समूहों में नेता अपने अनुयायियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। नेता के लिए शब्द आडंबर एक आवश्यक शील गुण है। अध्ययन में पाया गया कि समूह का जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसके नेता बनने की संभावना अधिक होती है। बहिर्मुखरता। अंतर्मुखी व्यक्ति की अपेक्षा बहिर्मुखी व्यक्ति के नेता होने की संभावना अधिक होती है। कारण, ऐसा व्यक्ति अधिक बोलता है, दूसरों से मिलता जुलता है तथा लोगों को संगठित करने में सफल होता है। आत्मविश्वास, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। सफल नेतृत्व के लिए नेता में आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। व्यावहारिकता यानी कि प्रैक्टिकलिटी। नेता को व्यावहारिक होना आवश्यक है। उसमें संवेदनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी और समायोजन यानी एडजस्टमेंट की योग्यता होनी चाहिए। एक सफल नेता अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखता है और आवश्यकता के अनुसार समायोजन या अभियोजन स्थापित करने के लिए अपने विचारों और व्यवहारों में लचीलापन लाता है। एक सफल नेता अपने अनुयायियों की आवश्यकताओं और कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होता है। ये गुण प्रजातांत्रिक नेता यानी डेमोक्रेटिक लीडर के लिए और भी अधिक आवश्यक है। लेकिन कुछ अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि युद्धकारी और हिंसक व्यक्ति को भी नेता मनोनीत किया गया है। चमत्कारिकता यानी कैरिज्मेटिक। कुछ नेताओं में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय आकर्षण होता है। ये गुण केनेडी, हिटलर, इंदिरा गांधी आदि नेताओं में देखा गया। मैक्स वेबर के अनुसार ये एक अलौकिक गुण है। इसका अनुभाविक अध्ययन असंभव है। उनके अनुसार विशेष रूप से संकट के समय नेता कुछ ऐसा अलौकिक और अनहोनी कार्य कर बैठता है कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसे नेता के एक और सबल समर्थक तथा प्रशंसक होते हैं और दूसरी ओर कठोर आलोचक और निंदक होते हैं। भारतीय नेताओं में इंदिरा गांधी इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अंतर्दृष्टि दोष या आत्मनिर्बलता, जिसे सेल्फ परसीव्ड वीकनेस भी कहा जाता है। प्रभावपूर्ण नेता अपनी आत्म दुर्बलताओं से प्रेरित होते हैं। उनके नेतृत्व संचालन यानी लीडरशिप ड्राइव के पीछे रोगात्मक अधिकार प्रेरक का हाथ होता है। वो नेता के व्यक्तिगत कमजोरियों की नुकसान भरपाई या कॉम्पेंसेशन ऑफ पर्सनल वीकनेस के रूप में कार्य करता है। मनोविश्लेषकों यानी साइको एनालिस्ट और विशेष रूप से एडलर के अनुसार नेतृत्व के उद्भव में दैहिक हीनता की अति क्षतिपूर्ति का हाथ होता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट एक विकलांग बालक था। हिटलर नाटे कद का था और मनोग्रंथि प्रतिक्रियाओं से पीड़ित था। लेनिन और महात्मा गांधी का पारिवारिक जीवन विशेष रूप से किशोरावस्था में तनावपूर्ण था। अतः कहा जा सकता है कि इन व्यक्तियों के महान नेता के रूप में उभरने के पीछे हीनता की अति क्षतिपूर्ति सक्रिय थी। नेतृत्व के संबंध में एक जटिल समस्या ये है कि नेतृत्व का उद्भव तथा विकास कैसे होता है। दूसरे शब्दों में समस्या ये है कि किन परिस्थितियों या सर्कमस्टांसेस में किसी व्यक्ति के नेता के रूप में उभरने की संभावना अधिक होती है। किसी व्यक्ति के नेता बनने में क्या केवल उसका अपना शील गुण सहायक होता है, केवल विशेष परिस्थिति सहायक होती है, अथवा दोनों सहायक होते हैं? इन समस्याओं को समझने में निम्नलिखित कारक और सिद्धांत सहायक हो सकते हैं। व्यक्तिगत कारक अथवा महान मानव सिद्धांत या शील गुण सिद्धांत, द ग्रेट मैन थ्योरी और द ट्रेट थ्योरी। ये सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि नेता जन्मजात होता है, बनाया नहीं जाता है। व्यक्ति में कुछ ऐसे शील गुण होते हैं जिसके कारण वो नेता बन जाता है और उन शील गुणों के अभाव में दूसरा व्यक्ति समान परिस्थिति मिलने पर भी नेता नहीं बन पाता। मार्टिन लूथर किंग, कैनेडी, अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल जमाल नासिर,
आदि कुछ ऐसे असाधारणशील गुण थे जिनके कारण वो न केवल नेता बन सके बल्कि अपने राष्ट्र के इतिहास के निर्माता भी। यदि उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो राष्ट्र की रूपरेखा कुछ और ही होती। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व के उद्भव एवं विकास में 3 प्रकार के शील गुण सहायक होते हैं: शारीरिक शील गुण, व्यक्तित्वशील गुण तथा अर्जित शील गुण। अर्जित शील गुणों में विशेष रूप से उच्च तथा प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों में निम्न परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों की अपेक्षा नेता बन जाने की संभावना अधिक होती है। स्पष्ट है कि ये सिद्धांत शील गुणों को नेतृत्व के उद्भव और विकास का आधार मानता है। इस अर्थ में नेता जन्मजात होता है, लेकिन ये सिद्धांत नेता के आविर्भाव की व्याख्या करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। समय सिद्धांत या परिस्थिति सिद्धांत, टाइम थ्योरी या फिर सिचुएशनल थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत का विकास शीलगुण सिद्धांत की आलोचना के रूप में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व के आविर्भाव में व्यक्ति के शील गुणों का हाथ नहीं होता है, बल्कि समूह परिस्थितियों की विशेषताओं का हाथ होता है। समूह का कौन सा सदस्य नेता होगा, इसका निर्धारण व्यक्ति के शील गुणों से नहीं, समूह के परिस्थितियों से होता है। नेता जन्मजात नहीं, निर्मित होता है। व्यक्ति बलवान नहीं, समय बलवान होता है। कूपर मैकगॉफ ने कहा है कि यदि हिटलर ने जर्मनी के बदले अमेरिका में अपने सिद्धांत को अपनाया होता तो उसे जेल खाने में डाल दिया जाता या मानसिक अस्पताल में दाखिल करा दिया जाता। जयप्रकाश नारायण वर्षों तक क्रांति का सबक पढ़ाते रहे, परंतु वो क्रांतिकारी नेता के रूप में नहीं उभर सके। जब 1974 में समय ने उनका साथ दिया तो उन्हें क्रांतिकारी नेता का स्थान मिल सका। इसी तरह अनुकूल समय या परिस्थिति में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा मनमोहन सिंह को नेता बनने में मदद की। नेता के उद्भव एवं विकास पर परिस्थिति से संबंधित अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं। स्वाभाविक नेतृत्व। व्यक्ति जन्म से ही कुछ ऐसी प्रकृति प्रदत्त शक्तियां लेकर आता है जिनका विकास उपयुक्त वातावरण में होता रहता है। इन शक्तियों अथवा प्रवृत्तियों में जो जन्मजात होती हैं उसमें नेतृत्व यानी लीडरशिप भी एक है। नेतृत्व शक्ति एक प्राकृतिक देन है। इसी कारण एक व्यक्ति अवसर पाकर कुशल नेता बनता है और समय पड़ने पर समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व तक का मार्ग प्रदर्शन करता है। नेता एक छोटे समूह का हो या बड़े समाज का, उसका महत्व कभी भी कम नहीं होता। इस तरह के नेतृत्व वाले व्यक्तियों में विश्वास, दृढ़ संकल्प शक्ति, उद्देश्यपूर्णता, विघ्नों का सामना, कुशल वक्ता, उत्साही, धैर्यवान, चातुर्य, बुद्धिमत्ता, शारीरिक क्षमता, आकार, डील डॉल जैसे गुण पाए जाते हैं। दूसरा है अनुवांशिक नेतृत्व। नेता का प्रकार समाज के स्वरूप पर निर्भर करता है। स्थिर समाज में रूढ़ियां और परंपराएं काम करती हैं, अतः स्थिर समाज में वर्ग, वंश और परंपरा विशेष रूप से संबंधित होने पर व्यक्ति को नेतृत्व प्राप्त होता है। जैसे राजतंत्र या जाति पंचायतों में राजा या सरपंच के मर जाने पर उसके उत्तराधिकारी को उस पद पर बैठा दिया जाता है, चाहे वो उस पद के योग्य हो या ना हो। स्थिर समाज का नेता वंशानुगत या संस्थागत माना जाता है। चमत्कारी अथवा करिश्माई नेतृत्व का आविर्भाव भारतीय राजनीतिक संस्कृति की एक खास पहचान रही है। यह राजनीतिक नेतृत्व एवं राजनीति का वो तत्व है जो किसी भी राजनीतिक दल के नेता के अनोखे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यक्तित्व से संबंधित होता है। ऐसे नेतृत्व के अनुयायी अपने नेता के गुणों को काफी बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं और स्वयं को तथा समाज के सदस्यों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किसी नीति निर्णय, परंपराओं, मूल्यों या रीति रिवाजों से नहीं हो सकता है, अपितु व्यवस्था की समस्याओं का समाधान करिश्माई नेतृत्व के व्यक्तित्व में निहित आकर्षण या माया में छिपा है, जो व्यवस्था के सभी नियमों से ऊपर है और समस्त समस्याओं के समाधान में सक्षम है।
करिश्माई राजनीति से प्रासंगिक तत्वों की वजह से भारत की राजनीति संस्कृति में परिवारवाद की संस्कृति को बढ़ावा मिला और आज भी राजनीतिक पार्टियां इस संस्कृति को आगे बढ़ाने एवं मजबूत आधार प्रदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। करिश्माई तत्वों को भारतीय राजनीतिक संस्कृति का अहम हिस्सा माना जा सकता है। किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में देशवासी यथार्थता से ज्यादा करिश्मा को महत्व देते हैं। समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सभी राष्ट्रीय पार्टियों का राज्यों के चुनाव में धराशायी होना और क्षेत्रीय दलों का ठोस अस्तित्व के रूप में उभर कर सत्ता पर काबिज होना भी इसी करिश्माई राजनीतिक संस्कृति का एक अहम पक्ष है। वस्तुतः राजनीतिक करिश्मा को राजनीतिक संस्कृति में अत्यधिक महत्व देने के पीछे मूलतः भारतीयों की आध्यात्मिक प्रवृत्ति रही है, जो राजनीति में व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देता है। व्यक्ति पूजा की अभिव्यास की वजह के हमेशा देशवासी किसी नए राजनीतिक करिश्मे की उम्मीद में किसी विशेष राजनीतिक व्यक्तित्व के प्रति जातिगत, धर्मगत, भाषागत या क्षेत्रीयता के आधार पर अपनी राजनीतिक निष्ठा एवं विश्वास को पूरी तरह समर्पित करके एक नई सुबह के इंतजार में आस लगाए बैठे रहते हैं। फिर आता है व्यक्ति पूजा। करिश्माई राजनीतिक व्यक्तित्व की पूजा भारतीय राजनीतिक संस्कृति का खास तत्व है, जिसका सीधा प्रभाव कमोवेश सभी राजनीतिक दलों पर पड़ता दिखाई देता है। व्यक्ति पूजा राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों एवं घोषणाओं के संबंध में जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का सबसे कारगर व लोकप्रिय माध्यम है। यह किसी भी राजनीतिक विचारधारा, कार्यक्रम आदि को मान्यता करने या उसे अंगीकार करने का तात्विक आधार वो विशिष्ट राजनीतिक व्यक्तित्व होता है, जिसके व्यक्तित्व आकर्षण से खिंचा हर खासोआम बिना राजनीतिक उद्देश्य के उस नेता के खेमे में शामिल हो जाता है, जिसकी करिश्माई माया का उसके मन मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव होता है। जब कभी किसी नए समूह का निर्माण किया जाता है तो नेतृत्व के उभरने की संभावना बढ़ जाती है। जब 1977 में जनता पार्टी का निर्माण हुआ था तो मोरारजी देसाई को, तथा जब जनता दल का निर्माण हुआ था तो 1989 में वीपी सिंह को नेता बनने का अवसर मिला। इसी प्रकार जब संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली टूटकर एकाकी परिवार में किसी सदस्य को नेता या प्रधान बनने का अवसर मिलता है तो ऐसा ही होता है। समूह का आकार भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। जब समूह बड़ा होता है तो उसकी क्रियाएं जटिल बन जाती हैं और कई सब ग्रुप्स यानी उप समूहों का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक उप समूह का कोई नेता बन जाता है। इस प्रकार प्राथमिक नेता यानी प्राइमरी लीडर के साथ साथ कई सेकेंडरी लीडर्स भी उभर कर आते हैं। स्पष्ट है कि समूह का आकार बढ़ने पर कई सदस्यों को नेता बनने का अवसर मिलता है। फिर आता है समूह संकट। ऐसी परिस्थिति में समूह के पुराने नेता के हटने और नए नेता के उभरने की संभावना बन जाती है। फिर आता है समूह अस्थिरता। अस्थिरता के समय में भी पुराने नेता के हटने और नए नेता के उभरने की संभावना बन जाती है। वर्तमान नेता की असफलता, फेलियर ऑफ द प्रेजेंट लीडर। जब समूह का वर्तमान नेता अपने दायित्व को निभाने में असफल हो जाता है तो उसके स्थान पर किसी नए नेता के उभरने की संभावना काफी बढ़ जाती है। नीड्स ऑफ द लीडर यानी कि नेता की आवश्यकताएं। जब समूह के किसी सदस्य में नेता बनने की आंतरिक आवश्यकता रहती है तो अन्य सदस्यों की अपेक्षा उसके नेता बनने की संभावना अधिक होती है। नीड्स ऑफ द ग्रुप, समूह की आवश्यकताएं। समय सिद्धांत यानी टाइम थ्योरी या परिस्थिति सिद्धांत यानी सिचुएशनल थ्योरी के अनुसार किसी समूह का नेता कौन होगा, ये बात उस समूह की आवश्यकता विशेष पर निर्भर करती है। भारत में विभाजन के बाद खंडित भारत का नेता जवाहरलाल नेहरू ही क्यों बना? परिस्थिति सिद्धांत के अनुसार इसका कारण ये था कि उस समय एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिसके दिल में किसी एक समुदाय का दर्द ना हो बल्कि सभी समुदायों का दर्द हो। यहाँ ये भी स्मरण रखना चाहिए कि समूह की आवश्यकता बदलने पर नेता भी प्रायः बदल जाया करता है। 1977 में भारत को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिसमें प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति प्रधान हो। फलतः इंदिरा गांधी के स्थान पर मोरारजी देसाई को नेता मान लिया गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद पुनः सत्ताधारी मनोवृत्ति वाले नेता की आवश्यकता महसूस हुई और इंदिरा गांधी को नेता बना दिया गया। परिस्थिति सिद्धांत के पक्ष में अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं।
फिर भी ये सिद्धांत नेतृत्व के उद्भव और विकास की पूरी व्याख्या नहीं कर पाता है। ये सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाता है कि समान परिस्थिति रहने पर भी क्यों कुछ लोग बराबर नेता बने रहते हैं और कुछ लोग हमेशा अनुयायी बने रहते हैं। असलियत यह है कि नेतृत्व के आविर्भाव में परिस्थिति और शील गुण दोनों का हाथ होता है। इस अर्थ में शील गुण सिद्धांत और परिस्थिति सिद्धांत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वर्शेल एवं कूपर के शब्दों में इस प्रकार ऐसा लगता है कि नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत वो है जो परिस्थिति तथा शील गुण दोनों विशेषताओं पर विचार करता है। इसे परस्पर क्रिया सिद्धांत, जिसे इंटरैक्शनल थ्योरी कहते हैं। नेतृत्व प्रकार या नेतृत्व शैली यानी लीडरशिप स्टाइल से इस बात का बोध होता है कि नेता का दृष्टिकोण क्या है, समूह के सदस्यों के साथ उसका संबंध कैसा है, समूह लक्ष्य को किस प्रकार निर्धारित करता है तथा उसको प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाता है। अतः समूह की रचना, इसके लक्ष्य, सदस्यों के बीच संबंध आदि में अंतर होने के कारण नेतृत्व में अंतर होना स्वाभाविक है। समाज मनोवैज्ञानिक ने नेतृत्व या नेता का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से किया है। हम यहाँ कुछ मुख्य वर्गीकरण का संक्षेप में उल्लेख करना चाहेंगे। मार्टिक कॉनवे ने 3 प्रकार के नेतृत्व का उल्लेख किया है: भीड़ सम्मोहक, भीड़ व्याख्याता तथा भीड़ प्रतिनिधि। बार्लेट ने भी 3 प्रकारों का उल्लेख किया है: संस्थागत नेता इंस्टीट्यूशनल लीडर, प्रभावी नेता डोमिनेंट लीडर तथा अनुसारी नेता पर्सुएसिव लीडर। किम्बल यंग के अनुसार नेता के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: राजनीतिक अधिपुरुष यानी पॉलिटिकल लीडर, प्रजातांत्रिक नेता डेमोक्रेटिक लीडर, सुधारक द रिफॉर्मर, नौकरशाही द ब्यूरोक्रेट, आंदोलक द एजिटेटर, कूटनीतिज्ञ द डिप्लोमैट, सिद्धांतवादी द थ्योरिस्ट। सार्जेंट के अनुसार नेतृत्व के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: चमत्कारी नेता कैरिज्मेटिक लीडर। इस प्रकार का नेता वो है जिसमें दैवीय शक्ति अथवा अलौकिक शक्ति होती है। प्रतीकात्मक नेता सिंबॉलिक लीडर। इस प्रकार का नेता वो है जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। समाज सुधारक नेता को प्रतीकात्मक नेता भी कह सकते हैं। प्रधान द हेडमैन, किसी कार्यालय के प्रधान, किसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक या किसी कॉलेज के प्राचार्य को की गणना इसी प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत की जाती है। विशेषज्ञ द एक्सपर्ट, इस प्रकार का नेता वो है जो किसी विशेष क्षेत्र में निपुण तथा विशेषज्ञ होता है। न्यूटन, डार्विन इसी प्रकार के कुछ नेता हुए हैं। कार्यकारी या प्रशासक द एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटर, इस प्रकार का नेता वो है जो सरकारी विभागों में प्रशासन का काम करता है। अवपीड़क नेता द कोअर्सिव लीडर, नेतृत्व का ये प्रकार प्रभुत्व यानी डोमिनेंस और अवपीड़न कोअर्शन पर आधारित होता है। लुटेरों या डाकियों के सरदार को अवपीड़क नेता कहेंगे। लेविन, लिपिट और व्हाइट ने नेतृत्व के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है: सत्ताधारी नेतृत्व अथॉरिटेरियन लीडरशिप। सत्ताधारी नेता उसे कहते हैं जो अपने समूह में सर्वे सर्वा होता है। ऐसा नेता समूह की नीतियों का निर्माण स्वयं करता है और समूह की योजनाओं का निर्माण भी स्वयं करता है। वो निरपेक्षक अधिकार यानी एब्सोल्यूट पावर अधिक रखता है और समूह के बीच कार्यों का बंटवारा मनमाने ढंग से करता है। ऐसा नेता कार्य अभिमुखी यानी टास्क ओरिएंटेड होता है। वो सदस्यों के कल्याण की चिंता नहीं करता और केवल समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेता के मर जाने या अनुपस्थिति हो तो उस समय समूह टूटने लगता है। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक आदि सत्ताधारी नेता के उदाहरण हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप। प्रजातांत्रिक नेता उसे कहते हैं जो समूह के बहुमत का प्रतिनिधि होता है और सदस्य अभिमुखी होता है। वो समूह के सदस्यों के बीच संबंध के सहयोग से नीतियों और योजनाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार के नेतृत्व में अधिकारों का विकेंद्रीकरण देखा जाता है। यहाँ नेता और सदस्यों के बीच सीधा संबंध संभव होता है। नेता के मर जाने या अनुपस्थिति हो जाने पर भी समूह विघटित नहीं होता। भारत में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री,
अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आदि इस प्रकार के नेता के उदाहरण हैं। हस्तक्षेपी नेतृत्व। हस्तक्षेपी नेतृत्व उसे कहते हैं जिसमें समूह का नेता नाम नेहाद होता है, उसे अपने सदस्यों पर कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं होता है। सदस्यगण नेता पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ प्रत्येक सदस्य को मनचाहे ढंग से रहने सहने, काम करने आदि की स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार का नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है, जहाँ न्यूनतम नियंत्रण होता है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की है वो कुछ इस प्रकार है। नेतृत्व की सामान्य अवधारणा की विवेचना करना, नेतृत्व की विशेषताएं और महत्व का विश्लेषण करना, नेतृत्व की ऐतिहासिक दृष्टिकोण का लेखा जोखा लेना और नेतृत्व के आविर्भाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, नेतृत्व के प्रकार का विस्तार से विश्लेषण करना। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।